स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या मैम एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। तो आज की ये क्लास हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। जो पुराने बच्चे हैं आपको तो पता ही है क्या करना है, जल्दी जल्दी सब लोग लाइक करो, इस सेशन को शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। तो पॉलिटिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन ये चैप्टर आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को दूसरे बुक का फर्स्ट चैप्टर करा दिया है, वो आपको इसी चैनल पे वीडियोस वाले सेक्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। तो जिन भी बच्चों के पास एनसीईआरटी है, अगर अभी तक एनसीईआरटी नहीं खरीदी कोई बात नहीं, तो आप स्क्रीन पर देख लो, अच्छे से समझ लो। जिनके पास एनसीईआरटी है एनसीईआरटी ओपन करो और साथ साथ सुनते जाओ। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको काफी मजा आएगा। चलो तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। एंड चैप्टर की शुरुआत में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है। चैप्टर की शुरुआत में हमें समझाया जा रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, दे आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स। ठीक है, दो मामलों में हम ह्यूमंस बाकी लिविंग बीइंग्स से अलग होते हैं। वी पोजेस रीजन, है ना। ह्यूमन बीइंग्स क्या कर पाते हैं, हम रीजनिंग कर पाते हैं, हम सोच पाते हैं कि ऐसा क्यों वो क्यों, हम रीजन कर पाते हैं। एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, हम जब कोई एक एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम सोच पाते हैं कि यार हमने ऐसा क्यों करा, वो क्यों नहीं करा, अगली बार हम इसे और बेटर करेंगे। हम अपने एक्शंस के बारे में भी सोच सकते हैं। इसके अलावा हम ह्यूमंस और क्या कर सकते हैं, हमने अपनी खुद के लैंग्वेजेस को बना रखा है। हम आसानी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। Unlike other species, they can express their innermost thoughts and desires. बाकी स्पीशीज से अलग हैं हम लोग, हमारे अंदर जो इनर मोस्ट थॉट्स हैं, जो डिजायर्स हैं, हम उनको बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम बहुत इजीली अलग अलग आइडियाज, अलग अलग थॉट्स के ऊपर डिबेट्स कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज डिजायरेबल फॉर अस, ये हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग की ये जो क्वालिटी है कि हम रीजनिंग कर सकते हैं, हम अपने एक्शंस को कंसिडर कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्हीं एक्शन से जुड़ा हुआ है हमारा पॉलिटिकल थियोरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जब हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड, हम एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कैसे करें। व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की जरूरत ही क्या है। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम, क्या जब देश में अलग अलग कानून बनते हैं तो क्या उस कानून की वजह से हमारे फ्रीडम के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट को सिटीजन्स के लिए क्या करना चाहिए, सिटीजन्स को एक दूसरे का ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हो एंड जैसे जैसे आप पॉलिटिकल थियोरी पढ़ते जाओगे आपको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी मिलती जाएगी इन सारे क्वेश्चंस को भी लेकर। ठीक है,
पॉलिटिकल थियरी में हम वैल्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो अभी तक आपने जो भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, आपने अलग अलग टाइप के वैल्यूज के बारे में सुना होगा। जैसे कि आपने फ्रीडम के बारे में पढ़ा है, इक्वालिटी के बारे में पढ़ा है, जस्टिस के बारे में पढ़ा है। तो ये सब हमारे वैल्यूज हैं। और फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस ये हर बच्चे को पता होगा क्या है ना। पर सिर्फ एक लाइन में पता होगा। आपको पता होगा कि मैम फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको हम बराबर ट्रीट करें। इतना सबको पता होगा, एक एक लाइन में सबको पता होगा, है ना। पर अब तो तुम क्लास 11th में आ गए, तुमने ह्यूमैनिटीज ले ली, पॉलिटिकल साइंस ले ली, तो सिर्फ एक एक लाइन में इन शब्द को समझने से हमारा काम नहीं चलेगा। हम इन डिटेल पॉलिटिकल थियरी में इन सारे वर्ड्स का मतलब समझने वाले हैं। It explains the meaning and significance of these and other related concepts. Political theory में क्या होता है, हम इन वैल्यूज के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं। इट क्लैरिफाइज द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन। तो फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सब के जो डेफिनेशंस हैं, इनके डेफिनेशंस को क्लैरिफाई करता है पॉलिटिकल थियरी। और अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स, आप पढ़ोगे इस बुक में कि अलग अलग थिंकर्स थे, उन्होंने अपने टाइम में कुछ कुछ बोला, इक्वालिटी के बारे में कुछ बोला, फ्रीडम के बारे में कुछ बोला। तो उन्होंने जो जो चीजें कही उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं पॉलिटिकल थियरी में। It also examines the extent to which freedom or equality are actually present in institution. पॉलिटिकल थियरी में हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे वैल्यूज हमें एवरीडे लाइफ में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो जब हम स्कूल जाते हैं या जब हम शॉप जाते हैं, जब हम बस में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, या हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं, तो क्या हमें वहां पर सही में फ्रीडम मिल रही होती है? क्या हमें डेली लाइफ में सही में इक्वालिटी मिल रही होती है? ये भी हम पॉलिटिकल थियरी में डिस्कस करेंगे। एट एन एडवांस्ड लेवल इट लुक्स एट वेदर एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस आर एडिक्वेट। जब हम पॉलिटिकल थियरी को थोड़ा और एडवांस्ड लेवल में पढ़ते हैं, तो हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आज के टाइम पर हमें इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब की जो भी डेफिनेशन बताई जाती है, क्या ये डेफिनेशन ठीक है भी या नहीं है? क्या इन डेफिनेशन को हम और बेटर बना सकते हैं? क्या हम अपने पॉलिसीज को बेटर बना सकते हैं? क्या हम अपने देश को और डेमोक्रेटिक बना सकते हैं? ये सारी चीजें भी आप पॉलिटिकल थियरी में इन डिटेल पढ़ोगे। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थियरी इज टू ट्रेन सिटीजन्स टू थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चन। पॉलिटिकल थियरी का मकसद क्या है कि ये सब्जेक्ट सिटीजन्स को ट्रेन करता है कि हम लॉजिकली पॉलिटिकल क्वेश्चंस के बारे में सोचें। हमारे टाइम में जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे हैं, हम उनके बारे में एक लॉजिकल माइंडसेट को यूज करके समझ पाए, ये ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल थियरी का। इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामिन व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में आपको ये समझाया जाएगा कि होता क्या है पॉलिटिक्स, क्या मतलब है पॉलिटिक्स का, और पॉलिटिकल थियरी क्या होता है, और पॉलिटिकल थियरी को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या फायदा है पॉलिटिकल थियरी पढ़ने का। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में समझा दी जाएंगी। तो क्योंकि ये पहला चैप्टर है, ये एक इंट्रोडक्शन की तरह है कि है क्या पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थियरी क्या है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, एक सेपरेट बुक क्यों आ गई 11th में पॉलिटिकल थियरी नाम से। ठीक है। तुम लोग सोच रहे होगे कि फालतू में सिलेबस बढ़ा दिया, एक और बुक आ गई अब तो, है ना। तो इस बुक का रेलेवेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में थोड़ा समझाया जाएगा। ठीक है। यहां तक कूल है, कोई डाउट नहीं, सुपर इजी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज पॉलिटिक्स। हम लोग बार बार सुनते हुए आते हैं यार ये शब्द, है ना। पॉलिटिक्स कोई नया शब्द तो नहीं है, आप बचपन से अलग अलग जगह पर ये शब्द सुन रहे हो पॉलिटिक्स। पर होता क्या है पॉलिटिक्स का मतलब, ये समझते हैं। तो पॉलिटिक्स एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर
अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन आप किससे पूछ रहे हो कि पॉलिटिक्स क्या होता है, आपको अलग अलग जवाब मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक पॉलिटिकल लीडर से जाकर पूछते हो कि सर या मैम आप हमें बताओ कि पॉलिटिक्स क्या होता है, तो चांसेस आर कि वो क्या जवाब देंगे कि पॉलिटिक्स तो एक तरीके का पब्लिक सर्विस है, हम तो जनता की सर्विस करते हैं, है ना। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से जाकर पूछ रहे हो कि पॉलिटिक्स क्या होता है, ठीक है, किसी अगर आप ऐसे पर्सन से पूछ रहे हो जो इलेक्शन में पार्ट लेने वाले हैं, जो इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, उनसे जाकर अगर आप पूछ लो कि पॉलिटिक्स क्या होता है, तो वो तो कहेंगे कि पॉलिटिक्स तो सर्विस है, हम तो जनता के सर्विस के लिए बने हैं। हो सकता है वो ऐसा जवाब दें, है ना। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी और इंसान से पूछ लो, किसी एक आम सिटीजन से पूछ लो कि पॉलिटिक्स क्या होता है, तो हो सकता है कि वो लोग जवाब दें कि पॉलिटिक्स में तो लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, लोगों को धोखा दिया जाता है, ये पॉलिटिशियंस अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में सेल्फिश हरकतें करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो पॉलिटिशियंस करते हैं वो पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो कर रहे होते हैं वही पॉलिटिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जनता ने टीवी पे ये देख लिया कि कोई एक पॉलिटिशियन है, वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों से झूठ बोल रहे हैं, वो लोगों को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, वो क्राइम कर रहे हैं, वो एक के बाद एक स्कैम करे जा रहे हैं, तो जनता क्या सोचने लगेगी कि यही होता है पॉलिटिक्स। अगर आप उनसे जाके पूछोगे पॉलिटिक्स क्या होता है, तो वो कहेंगे झूठ बोलना, करप्शन करना, स्कैम करना, मैन्युपुलेशन करना, यही होता है पॉलिटिक्स, है ना। तो कुछ लोगों को क्या लगता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं वही होता है पॉलिटिक्स, ठीक है। और ये तरीका ऐसा सोचने का तरीका बहुत कॉमन है, ठीक है। आप देखोगे कि अक्सर क्या होता है, जब भी आपने अपने घर में भी नोटिस करा होगा, स्कूल में भी नोटिस करा होगा, जब कोई इंसान हमें परेशान कर रहा होता है ना, तो हम अक्सर ऐसा बोल देते हैं ना कि यार ये तो हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है ना। मे बी आपने ऐसा सुना हो कि अगर आपके पापा के ऑफिस में कोई दिक्कत चल रही है, तो पापा कई बार घर पे आके बोलते होंगे कि मेरे ऑफिस में तो पॉलिटिक्स चल रही है, डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है ना। तो इस हद तक हमने इस शब्द को नेगेटिव सेंस में लिंक कर लिया है कि अब अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि यार पॉलिटिक्स चल रही है हमारे साथ, है ना। आपने अक्सर कुछ लोगों को ये भी बोलते हुए सुना होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, है ना। अच्छे अच्छे लोग जिन्हें आपको देखकर लगता है कि यार अगर ये देश में नेता बन गए, लीडर बन गए तो मजा आ जाएगा, ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स से डर लगता है, मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना हूं, मैं पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहती हूं, है ना। इट इज नॉट ओनली ऑर्डिनरी पीपल हु डिस्पेयर पॉलिटिक्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधारण लोग, सिर्फ जनता को पॉलिटिक्स से नफरत है। हमने देखा है अलग अलग बिजनेसमैन, अलग अलग सिनेमा स्टार्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस, ये भी पॉलिटिक्स को लेकर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही बोलते हुए हमें दिखाई देते हैं, है ना। लोग पॉलिटिक्स के बारे में पॉजिटिव बोलते हुए बहुत कम दिखते हैं। जैसे अक्सर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो कहते हैं कि यार पॉलिटिक्स अच्छी नहीं चल रही, इसीलिए देश की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। पर इंटरेस्टिंगली यही वो बिजनेसमैन होते हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे रहे होते हैं, फंड दे रहे होते हैं, है ना। आपने काफी सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को भी बोलते हुए सुना होगा कि उन्हें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं पसंद। पर फिर आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस पॉलिटिक्स को बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं, एंड वही लोग जो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स हमें नहीं पसंद, वो खुद किसी पार्टी को ज्वाइन करके पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने इतनी बड़ी कहानी पढ़ी, ये कहानी पढ़ने के बाद पॉलिटिक्स को लेकर हमारे दिमाग में एक कंफ्लिक्टिंग इमेज बन रही है ना। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि दीदी आप कहना क्या चाह रहे हो। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि पॉलिटिक्स बहुत बेकार है, दूसरी तरफ हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है पॉलिटिक्स अच्छा होता है। तो है क्या पॉलिटिक्स बेकार है या पॉलिटिक्स अच्छा है, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है
It is unfortunate that politics has come to be associated with the pursuit of self interest. ये बहुत सैड बात है कि आज के टाइम पे पॉलिटिक्स ये जो शब्द है हम इसे नेगेटिव चीजों के साथ लिंक कर रहे हैं, है ना। अक्सर जब हम पॉलिटिक्स शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव आता है, तो ये थोड़ी सी सैड बात है। वी नीड टू रियलाइज दैट पॉलिटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। हमें ये समझने की जरूरत है कि पॉलिटिक्स हर एक सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉलिटिक्स हर एक सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल मतलब पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसके बिना सोसाइटी को चलाना बहुत मुश्किल होगा। हम सोसाइटी को बिना पॉलिटिक्स के इमेजिन तक नहीं कर सकते। एक बार गांधी जी ने कहा था पॉलिटिक्स के बारे में कि पॉलिटिक्स envelops us like the coils of a snake and there is no other way out but to wrestle with it। तो गांधी जी ने क्या कहा कि पॉलिटिक्स पता है क्या है, एक स्नेक की तरह है जिसने हमें जकड़ लिया, ठीक है, जिसने हमें ऐसे घूमकर पकड़ लिया है और हम भाग नहीं सकते। अगर कोई सांप तुम्हें पकड़ ले तो तुम भाग थोड़ी पाओगे। तो गांधी जी कह रहे हैं कि तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है, तुम्हें उस सांप से ही रेसल करना होगा, उस सांप से ही लड़ना होगा, है ना। तो हम पॉलिटिक्स से भाग नहीं सकते क्योंकि पॉलिटिक्स उतना जरूरी है सोसाइटी के लिए। तुम पॉलिटिक्स को छोड़कर भाग नहीं सकते, तुम्हें पॉलिटिक्स का पार्ट बनना होगा, पॉलिटिक्स के साथ रेसल करना होगा। नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसी कोई सोसाइटी ही नहीं है जो बिना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के सरवाइव कर पाए। हर एक सोसाइटी में कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती ही होती है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, हम उसे भाग नहीं सकते। अ सोसाइटी दैट वांट्स टू सस्टेन इटसेल्फ नीड्स टू टेक इनटू अकाउंट मल्टीपल नीड्स। एक ऐसी सोसाइटी जो लंबे टाइम तक सरवाइव करना चाहती है, उस सोसाइटी को अपने अलग अलग मेंबर्स का ध्यान रखना होगा। A number of social institutions such as family, tribes and economic institutions have emerged। कह रहे हैं कि एक सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हम खुद अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, हम फैमिली बनाते हैं, ट्राइब्स बनाते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। ये सब हम क्यों बनाते हैं? ताकि अलग अलग लोगों के सपनों को पूरा करना, एस्पिरेशंस को पूरा करना हमारे लिए आसान हो पाए। Such institution help us find ways of living together। जब हम एक फैमिली बनाते हैं, एक ट्राइब बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं, तो हमारे लिए साथ में मिलजुल कर रहना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी में। हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो इस चीज को समझना होता है कि गवर्नमेंट हमारी बन कैसे रही है और गवर्नमेंट हमारी किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। पर ऐसा मत समझना कि पॉलिटिक्स का तो मतलब होता है सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में समझना, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट के बारे में समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट को समझना होता है। हम गवर्नमेंट के ऊपर इतना फोकस क्यों करते हैं पॉलिटिक्स में? क्योंकि गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है उस चीज का इंपैक्ट हमारे जिंदगी के ऊपर पड़ता है। What governments do is relevant because it affects the life of the people। गवर्नमेंट क्या करती है उसे लेकर हम इतना चर्चा क्यों करते रहते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है उस चीज से हमारे जिंदगी के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट्स अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आते हैं, अलग अलग फॉरेन पॉलिसी या एजुकेशनल पॉलिसी लेकर आते हैं। तो इन सारे पॉलिसीज से क्या होता है, हमारी ही जिंदगी और बेटर होती है। तो अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट आएगी तो वो हमारे लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाएगी एंड हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारा ग्रोथ होगा। पर अगर कोई बेकार गवर्नमेंट आएगी, कोई करप्ट गवर्नमेंट आएगी, तो वो गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करेगी एंड फिर क्या होगा, नुकसान हमारा ही होगा,
ठीक है, तो किस टाइप की गवर्नमेंट आ रही है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट, if the government in power allows any conflict to become violent, markets close down and schools are shut। ठीक है, तो इमेजिन करो अगर हमारी गवर्नमेंट अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा। मान लो कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आई है जो बहुत लड़ाई झगड़े कर रही है, जिसके वजह से देश में वायलेंस बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, हमें मार्केट्स बंद करने पड़ेंगे, हमें स्कूल्स बंद करने पड़ेंगे, हमारी डेली लाइफ एकदम खराब हो जाएगी, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे ज्यादा। अगर कोई बेचारा इंसान बीमार होगा वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगा, बच्चों की लाइफ पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, वो सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे, फिर जब स्कूल से उन्हें हेल्प नहीं मिलेगी तो उन्हें कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा, ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। तो बेकार गवर्नमेंट होगी तो हम सबकी लाइफ बिगड़ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई बढ़िया गवर्नमेंट आती है जो बढ़िया पॉलिसीज बनाती है तो क्या होगा, लिटरेसी बढ़ेगी, है ना, हम लोग अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे, हमें अच्छी अच्छी नौकरियां मिलेगी, हमारी सैलरी बढ़ेगी, बच्चे स्कूल जा पाएंगे, लोग अपने हेल्थ केयर का ध्यान रख पाएंगे। तो इन सारी कहानियों से हमें क्या समझ में आता है कि गवर्नमेंट जो करती है उस चीज का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में हमें फील होता है। ठीक है, वी फॉर्म एसोसिएशंस टू कैंपेन और आर्टिकुलेट आवर डिमांड्स। तो इसीलिए जब गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, हम एसोसिएशन बनाते हैं और हम गवर्नमेंट तक अपनी मांगे, अपने डिमांड्स को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। When we disagree with the policies of government, we protest। अगर कल को गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना दे जो हमें अच्छी नहीं लग रही, तो ऐसे में हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप प्लीज अपने कानून को बदलो। In this way, we look for rational underlying the prevalent chaos and decay and aspire to create a better world। तो कह रहे हैं कि हमेशा जो सिटीजन्स हैं वो एक बेटर सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, टू सम अप, पॉलिटिक्स अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी। अभी हमने पढ़ा कि पॉलिटिक्स का मतलब हम सबके लिए अलग होता है। तो पॉलिटिक्स इस फैक्ट से जुड़ा हुआ है कि हम सब के लिए एक परफेक्ट सोसाइटी का मतलब अलग होता है, हम सबके अलग सपने हैं, हम सबके अलग गोल्स हैं सोसाइटी को लेकर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉलिटिक्स का। इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल नेगोशिएशंस। एक सोसाइटी में जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है ना तो आसान नहीं होता। आप ना इसे ऐसे इमेजिन करो, मान लो आप 5-6 दोस्त हो, है ना, मैंने आप लोगों को 1 घंटे का टाइम दे दिया और मैंने आपसे बोला कि यार तुम लोग आपस में डिसाइड करके बताओ, मैं तुम लोगों को एक स्कूल ट्रिप पर लेकर जा रही हूँ, तुम लोग आपस में डिसाइड करके बताओ कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कितने दिन रुकना है, ये सब डिसाइड करके मुझे बता दो, है ना। तो जब तुम डिसाइड करने बैठोगे तब तुम्हें पता चलेगा, एक बच्चा कहेगा कि हम ऋषिकेश चलते हैं, एक कहेगा कि गोवा चलते हैं, एक कहेगा कि नहीं केरला चलते हैं, एक कहेगा कि नहीं हम लोग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में चलते हैं, एक कहेगा कि यार मेरी तो मम्मी मना कर देंगी, मैं नहीं आ सकता। तो जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं ना तो ये आसान प्रोसेस नहीं होता, हमें बहुत ज्यादा डिस्कशन, नेगोशिएशन मतलब बातचीत करनी पड़ती है। At one level, it involves what governments do and how they relate to the aspiration of people. At another level, it involves how people struggle and influence decision making. तो कह रहे हैं कि जब हम पॉलिटिक्स शब्द को समझने की कोशिश करते हैं तो पॉलिटिक्स में एक लेवल पर तो हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, दूसरे लेवल पर पॉलिटिक्स शब्द को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की डिमांड्स क्या हैं, लोग डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग आपस में डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं, जब हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जब हम सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तो
हम लोग भी पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थियोरी? पॉलिटिकल थियोरी में हमें पढ़ाया क्या जाएगा? देखो ये पहला चैप्टर है तो बस एक इंट्रोडक्शन की तरह है, आपको कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में नहीं बताए जाएंगे। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है कि इस बुक में या इस सब्जेक्ट में क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल थियोरी में हम क्या पढ़ते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं इफ वी लुक अराउंड अस, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स दिखेंगे, हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, हमें चेंज यानी बदलाव भी देखने को मिलेगा। अगर आप पॉलिटिक्स को थोड़ा और डीप तरीके से देखते हो तो आपको दिखेगा कि अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जिनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं एंड जिनसे हमारी पॉलिसीज बनती हैं। डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे वैल्यूज हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूज बाय एनश्राइनिंग देम इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग देश इन वैल्यूज को बचा के रखने के लिए क्या करते हैं, वो संविधान में इन वैल्यूज के बारे में लिख देते हैं। जैसे कि अमेरिका के संविधान में, इंडिया के संविधान में हमने इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सारे वैल्यूज के बारे में लिखा है। क्यों? ताकि हम इन वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, एंड ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, संविधान जो है, अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये एक दिन में नहीं बना। ठीक है, दे डिड नॉट जस्ट इमर्ज ओवरनाइट। जैसे तुम करते हो ना कि होमवर्क सबमिट करना है तो 1 घंटा पहले होमवर्क कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ठीक है, विकिपीडिया से आंसर टेप रहे हो, तो इस तरीके से नहीं बना हमारा संविधान। बहुत मेहनत करी है हमने इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में, इन कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में, एंड इन संविधान में, इन डॉक्यूमेंट्स में हमने इन सारे वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, और पता है ऐसा नहीं है कि अभी आप जो पढ़ रहे हो ये कोई एक ऐसी चीज है जो रिसेंटली हम लोग पढ़ने लगे हैं। बहुत लंबे टाइम से इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सारी चीजों के बारे में डिबेट्स एंड डिस्कशन चलते आ रहे हैं। तो कौटिल्य, एरिस्टोटल, रूजो, कार्ल मार्क्स, गांधी जी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इन सब के टाइम पीरियड में भी ये वैल्यूज के बारे में डिस्कशन होता था, डिबेट्स होते थे, नेगोशिएशन होते थे। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है कि बहुत पहले 5th सेंचुरी BC में प्लेटो और एरिस्टोटल डिस्कस किया करते थे अपने स्टूडेंट्स के साथ कि बताओ मोनार्क सिस्टम अच्छा है या डेमोक्रेसी अच्छा है, राजा रानी का सिस्टम अच्छा है या डेमोक्रेसी अच्छा है। ये तो हम अभी पढ़ते हैं ना अपने पॉलिटिकल साइंस में, तो ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत साल पहले भी ये डिबेट्स एंड डिस्कशन होते थे। थोड़ा सा और मॉडर्न टाइम में आए तो रूजो जो थे, he first argued for freedom as a fundamental right of humankind। रूजो ने बहुत पहले बोल दिया था कि फ्रीडम जैसी चीजें तो हम ह्यूमंस का फंडामेंटल राइट है। कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले ये बात करनी स्टार्ट कर दी थी कि इक्वालिटी भी फ्रीडम जितना ही जरूरी है। ठीक है, जितना जरूरी फ्रीडम है जिंदगी में उतना ही जरूरी इक्वालिटी भी है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था। गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें, गांधी जी ने भी फ्रीडम के बारे में बहुत कुछ कहा है, स्वराज के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो गांधी जी की एक बुक भी है हिंद स्वराज नाम से, इस बुक में भी गांधी जी ने फ्रीडम के बारे में बहुत कुछ कहा है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने शेड्यूल कास्ट को एनकरेज करने में, माइनॉरिटी को इक्वल ट्रीटमेंट देने के बारे में बहुत इन्होंने डिबेट्स एंड डिस्कशन करे हैं। एंड ये जो भी गांधी जी ने जो कहा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने जो कहा, इन्होंने जो कुछ भी कहा, ये हमारे संविधान में झलकता है। इनके
थॉट्स को हमने अपने संविधान में रिप्रेजेंट करा है। तो अगर आप हमारा प्रियम्बल पढ़ोगे, हमारे प्रियम्बल में फ्रीडम एंड इक्वालिटी के बारे में बात करी जाती है। और आपका जो दूसरा बुक है उसमें एक चैप्टर भी है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह के। जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा आइडिया लगेगा कि हमारे संविधान में लोगों को क्या क्या राइट्स मिल रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि हम इक्वालिटी लोगों को कैसे दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे संविधान में बोला जाता है कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल अलाउड नहीं है, किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को एंकरेज नहीं किया जाएगा। गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे वो हमारे डीपीएसपी में लिखे हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखे हुए हैं। ये सारी अभी हो सकता है आपको डीपीएसपी या प्रियम्बल या अलग अलग राइट समझ में ना आ रहे हो। आपका जो दूसरा बुक है उसमें एक चैप्टर आएगा राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल थियरी deals with the ideas and principles that shape constitution, government and social life in a systematic manner. पॉलिटिकल थियरी में हम क्या करते हैं, हम उन आइडियाज, हम उन प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे संविधान में लिखे गए हैं, जो कि हमारे गवर्नमेंट को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेली लाइफ में, सोशल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उन वैल्यूज को पॉलिटिकल थियरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अलग अलग वैल्यूज हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, हम इन सारे वैल्यूज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल थियरी के थ्रू। इट प्रोव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये सब हमारे देश में इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी चीजें भी आप पॉलिटिकल थियरी के बुक में कवर करोगे। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल थियरी में हम अलग अलग थिंकर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने क्या कहा, इन सब के व्यूज डिफरेंट कैसे थे, ठीक है, इन्होंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स करे, ये सारी चीजें भी हम पॉलिटिकल थियरी में समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक चीज समझाई जा रही है कि अगर हम रूजो के बारे में बात करें या कार्ल मार्क्स के बारे में बात करें या गांधी जी के बारे में बात करें, तो ये लोग पॉलिटिशियंस नहीं थे। ऐसा नहीं था कि इन्होंने इलेक्शन में पार्ट लिया, प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, नहीं, ये लोग पॉलिटिशियंस नहीं थे। पर फिर भी इन लोगों ने जो कहा, पर फिर भी इन लोगों के जो आइडियाज थे वो पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इनके आइडियाज, इनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते रहते हैं। There are also contemporary thinkers who draw upon them to defend freedom और democracy in our own time. आज के टाइम पर भी फ्रीडम और डेमोक्रेसी को समझने के लिए हमें इन लोगों के आइडियाज को समझना पड़ जाता है। ठीक है, Besides examining arguments, political theorists also reflect upon our current political experience and point out trends and possibilities for the future. कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल थियरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो आज के टाइम के पॉलिटिक्स को भी समझने की कोशिश करते हैं एंड वो एक अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में हमारे देश का पॉलिटिकल ट्रेंड क्या होगा, फ्यूचर में हमारे देश में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, हो सकता है ये सब सुनने के बाद आप लोगों को लग रहा हो इज ऑल दिस रेलेवेंट फॉर अस। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो आज के टाइम पर भी पढ़ना जरूरी है क्या, क्या ये सारी चीजें आज के टाइम पर भी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इस बुक में हम फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि दीदी फ्रीडम तो हमें मिल गई, आजादी तो मिल गई, ब्रिटिशर्स को तो भगा दिया, डेमोक्रेसी भी बढ़िया चल रही है देश में, तो इंडिया तो डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो ऐसे में हम इस बुक को क्यों पढ़ रहे हैं? आजादी मिल गई, डेमोक्रेसी मिल गया, देश आजाद है ना? तो ऐसे में इस बुक को पढ़ने का क्या फायदा, ये बुक तो अब रेलेवेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, देश को आजादी मिल गई, देश इंडिपेंडेंट है,
पर आज के टाइम पर भी फ्रीडम एंड इक्वालिटी जैसे टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया संविधान में लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है, हम सारे इक्वल हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि देश में 100% अनटचेबिलिटी हट गई है ना। हम सब मानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इक्वालिटी देश में अब भी नहीं आई है। अब भी इक्वालिटी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने 100% अपने सारे गोल्स को अचीव कर लिया है। ठीक है, तो जैसे इक्वालिटी की अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि पॉलिटिकल स्फेयर में इक्वालिटी हो, संविधान में तो लिख दिया हमने इक्वालिटी है, पर क्या वो इक्वालिटी सही में सोसाइटी में सब तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही। तो इक्वालिटी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अभी भी हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, पीपल में एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स बट स्टिल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सोशली। कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग हैं, उनको बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं, मतलब वो दोनों पॉलिटिकली बराबर हैं, दोनों वोट दे सकते हैं, इनके पॉलिटिकल राइट्स बराबर हैं, पर फिर भी सोसाइटी में इनमें से एक इंसान के साथ भेदभाव किया जा रहा है जस्ट बिकॉज हो सकता है वो इंसान गरीब हो, या हो सकता है वो इंसान किसी पर्टिकुलर कास्ट का हो, तो उस इंसान के साथ भेदभाव किया जा रहा है सोसाइटी में आज भी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जो बहुत रिच हैं, ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जिनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही हैं। ठीक है, सम आर एबल टू अचीव वॉट एवर गोल्स दे सेट फॉर देमसेल्फ। ठीक है, कह रहे हैं कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जिनके लिए अलग अलग गोल्स को फुलफिल करना बहुत आसान है, पर एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं सोसाइटी में जो स्कूल तक नहीं जा पाते, जो अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास तक नहीं जा पाते, उनको जॉब्स भी नहीं मिल पाती। तो फ्रीडम इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। तो ऐसे में ये कहना कि देश पूरे तरीके से आजाद है या देश में सब लोग इक्वल हैं, ऐसा हम 100% तरीके से नहीं कह सकते। बहुत सारे लोगों के लिए फ्रीडम एक ऐसी चीज है जो अभी तक उनको पूरे तरीके से नहीं मिली है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑल द टाइम। हमने संविधान बना लिया है ना, पर संविधान को समझने का तरीका टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। ठीक है, आप इसे कुछ इस तरीके से रिलेट करो कि मान लो आपने चेस खेलना सीखा है ना, आपको सिखा दिया कि यार हाथी ऐसे चलता है, क्वीन ऐसे चलती है, आपको सब सिखा दिया है ना, आपने मान लो चेस खेलना सीख लिया। ओके, तो चेस तो आपको सारे रूल्स तो समझ में आ गए, पर जैसे जैसे आप चेस ज्यादा खेलते जाओगे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जाएगी कि अच्छा मैं ऐसे करूंगा तो मैं जल्दी जीत सकता हूँ, मैं ऐसे करूंगा तो सामने वाला जो इंसान है वो जल्दी हार जाएगा, मैं ये ट्रिक कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, है ना। तो जैसे जैसे हम और खेलते हैं हमें और समझ में आता है। संविधान के साथ भी सेम है, संविधान हमने बना तो दिया, पर जैसे जैसे इंडिया की पॉलिटिक्स आगे बढ़ती जा रही है हमारी भी अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बढ़ती जा रही है। ठीक है, सिमिलरली fundamental rights guaranteed by our constitution are continually being reinterpreted in the response to new circumstances। देश में नए नए हालात आते रहते हैं, तो हमें भी टाइम के साथ साथ सोचना पड़ता है कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स काफी है, क्या संविधान में जो लिखा है वो ठीक है, क्या वो काफी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स टू इंक्लूड राइट टू लाइवलीहुड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें टाइम के साथ ये समझ में आया कि जब हम राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इसमें ये राइट भी आना चाहिए कि लोगों को एक डिसेंट लाइवलीहुड मिल पाए। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आए हम। ठीक है, एंड ऐसे टाइम के साथ साथ हमें एहसास होता है कि और राइट्स की जरूरत है, या जो बने हुए राइट्स हैं उनको और बेटर करने की जरूरत है। द फंडामेंटल राइट्स guaranteed by our constitution have been amended and expanded over time। जैसे जैसे टाइम के साथ साथ चीजें बदलती हैं हमें कई बार फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा चेंज करना पड़ता है या फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा और बढ़ाना पड़ता है
ताकि गवर्नमेंट प्रॉपर पॉलिसीज बना पाए हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। Thirdly, as our world changes, we may discover new dimension of freedom. Thirdly, आपसे कह रहे हैं कि हमारी दुनिया तो बदलती ही रहती है ना, रोज कुछ ना कुछ नया होता है। बदलाव, ये जो चीज है, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, मतलब बदलाव बहुत नॉर्मल है, बदलाव आता रहता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत पहले के टाइम पर जब हमारा संविधान बना था, उस टाइम पर हमारे लीडर्स ने साइबर क्राइम, इंटरनेट, इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचा होगा। पर आज के टाइम पर देखो टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुंच गई है ना। आज के टाइम पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज इंटरनेट सोर्सेस को यूज करके बढ़ ना जाए, है ना। आज के टाइम पे तो हमें इंटरनेट के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। इंटरनेट से बहुत कुछ होता है, इंटरनेट से हमें अपनी इंफॉर्मेशन मिलती है। इंटरनेट कॉमर्स भी है, मतलब ये हम लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, ये इंटरनेट कॉमर्स का पार्ट है। अक्सर जब हमें ऑनलाइन कोई सामान खरीदना होता है तो हम उन साइट्स में जाकर अपना सारा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, अपना नाम, एड्रेस, सब कुछ डाल देते हैं। तो क्या ऐसा करना हम लोगों के लिए सेफ है? ठीक है। एंड जो लोग इंटरनेट को यूज करते हैं ना, उनको नेटिजन्स बोला जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे सारे लोग जो भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं वो नेटिजन्स हैं। तो नेटिजन्स को अक्सर ये चीज पसंद नहीं आती कि गवर्नमेंट उनके इंटरनेट को कंट्रोल करे या गवर्नमेंट उनके एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखे, है ना। नेटिजन्स अक्सर कहते हैं कि यार हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए, गवर्नमेंट हर एक चीज को पता लगाने में लगी रहती है, तो ये सही चीज नहीं है, ऐसा नेटिजन्स का मानना है। ठीक है, पर अगर आप इसी प्रॉब्लम को एक दूसरे नजरिए से देखो, तो अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर नजर नहीं रखेगी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कल को कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए, कोई टेररिस्ट ग्रुप इंटरनेट को यूज करके कोई अटैक प्लान कर ले, है ना। तो दो नजरिए हैं इस सिचुएशन को लेकर। तो ऐसे में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि क्या लोगों को स्ट्रेंजर्स से इंटरनेट में कनेक्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रेंजर्स के साथ ईमेल हमें भेजना चाहिए, बात करनी चाहिए इंटरनेट पे, क्या हमें अलग अलग चैट रूम्स में अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। ठीक है, क्या गवर्नमेंट को ये अलाउड होना चाहिए कि वो लोगों के प्राइवेट ईमेल्स को पढ़ पाए ताकि वो टेररिस्ट एक्टिविटी को ट्रैक डाउन कर पाए। ठीक है, किस हद तक गवर्नमेंट हमारे इंटरनेट वाली लाइफ में इंटरफेयर कर सकती है। पॉलिटिकल थियरी हैज अ लॉट टू टीच अस अबाउट पॉसिबल आंसर्स। तो अभी तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे मैंने, है ना। पॉलिटिकल थियरी में ऐसे ही क्वेश्चंस का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बहुत एक रेलेवेंट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थियरी। इसमें हम आज के टाइम पीरियड में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ हमारा आधा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वेरी गुड। अगर आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा, जल्दी जल्दी सब लोग वीडियो को लाइक करो एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। ये तो हमारी रिकॉर्डेड क्लास थी। अगर आप मेरे साथ नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो, टॉपर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो ह्यूमैनिटीज की, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे ह्यूमैनिटीज के बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच में हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं एंड हम आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश कवर करा रहे हैं। डाउट सॉल्विंग के लिए अलग सेशंस हुआ करेंगे, हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी इन बैचेस में। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इस बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, क्लास 11 कहकर एक लिंक दे रखा होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो। फोन पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी भी डाल दो। उसके बाद ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको जितने महीने तक भी हमारा बैच चाहिए वो सेलेक्ट करो। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो और ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे।
फिर यहां पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में लिख देना अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है। जैसे ही तुम अनुष्या लिखोगे यहां पर तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। और ये बेस्ट टाइम है हमारे बैचेस को ज्वाइन करने का, क्योंकि फिलहाल हमारे अनअकैडमी के सारे बैचेस पर चल रहा है 50% तक का डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट का मतलब है कि आप लोग 20,000 रुपीज तक अपने पैसों को बचा सकते हो। पर ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ अप्रैल 14 तक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं अप्रैल 14 से पहले पहले जल्दी जल्दी हमारे बैचेस को ज्वाइन करो। ध्यान रखना ताकि आपको ये 50% ऑफ मिले। आपको कोड यूज करना है अनुष्या, ANUSHYA। साथ ही साथ अभी एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है क्लास 8 से लेके 12th क्लास के लर्नर्स के लिए। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं स्कॉलरशिप टेस्ट को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आपको 80% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ ही साथ ₹10,000 तक के गिफ्ट वाउचर्स भी आप लोग बहुत आसानी से जीत सकते हो। ठीक है, तो मेनली मुझे आज के क्लास में आप लोगों को यही सब बताना था। आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बाकी का जो आधा चैप्टर रह रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो अगेन अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा, वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करो एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो टेलीग्राम पर मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स भी सेंड कर दूंगी। सोशल स्कूल नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप डेफिनेटली वो भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो बच्चों, सो दैट्स इट फॉर नाउ। अभी के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।